Hello students, Srimati Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar, BSc Part 3rd Chemistry Paper First, जिसमें आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। किसी भी मेटल कॉम्प्लेक्स के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अब एक कॉम्प्लेक्स के दो भाग होते हैं, एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन और उससे बॉन्डेड लिगैंड। अतः जितना प्रबल बंध धातु तथा लिगैंड्स के मध्य पाया जाएगा वह कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होगा। मेटल सामान्यतया धनावेशित तथा लिगैंड ऋणात्मक बिंदु आवेश यानी नेगेटिव पॉइंट चार्जेस होते हैं, जिनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के अतिरिक्त सहसंयोजक बंध गुण भी पाए जाते हैं। तो जो कारक मेटल तथा लिगैंड्स के मध्य के इस स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को बढ़ाएंगे तथा अधिक सीमा तक मेटल व लिगैंड्स ऑर्बिटल के मध्य ओवरलैपिंग में सहायक होंगे, वे संकुल के स्टेबिलिटी में भी वृद्धि करेंगे। अब इन फैक्टर्स को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले फैक्टर्स रिलेटेड टू द मेटल एटम और आयन एंड सेकंड फैक्टर्स रिलेटेड टू द लिगैंड्स। तो आज की इस क्लास में हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से संबंधित फैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु जो कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय लिगैंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और उनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पैदा होता है। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। इसमें उनका साइज और उस पर उपस्थित आवेश, उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रॉपर्टी, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तथा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये कुछ ऐसे मुख्य कारक हैं जो किसी मेटल कॉम्प्लेक्सेस के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है साइज एंड चार्ज ऑफ द मेटल। तो किसी धातु पर धनावेश में वृद्धि से उसका लिगैंड के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व भी बढ़ेगा। अगर धनायन के आयनिक विभव को देखें तो वो किसके बराबर होता है? वो होता है आवेश बटा त्रिज्या के। तो उच्च आवेश एवं छोटे आकार वाले धनायन स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि कम आवेश एवं बड़े आकार वाले धनायनों से बने हुए कॉम्प्लेक्स अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं। तो संक्रमण धातुओं में यह सामान्यतः पाया जाता है कि वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो सामान्य स्थिर वैद्युत प्रतिरूप में यह स्पष्ट होता है कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में धातु अपेक्षाकृत अधिक स्थायी संकुल बनाएगा। उदाहरण के लिए आयरन 2+ की अपेक्षा आयरन 3+ के जो संकुल होते हैं वे अपेक्षाकृत
अधिक स्थायी होते हैं। इसी प्रकार से कॉपर फर्स्ट की तुलना में कॉपर सेकंड के संकुल अधिक स्थायी होते हैं। और जब हम एक आवर्त में धनावेश बाएं से दाईं ओर चलता है, बाईं से दाईं ओर चलने पर धनावेश बढ़ता है। अतः आवर्त सारणी में परमाणु संख्या बढ़ने पर कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व भी बढ़ेगा। उदाहरण के लिए लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2+ तथा एल्यूमिनियम 3+ धनायनों में अगर तुलना करें तो एल्यूमिनियम 3+ के कॉम्प्लेक्स सर्वाधिक स्थायी होंगे, जबकि लिथियम प्लस के संकुलों का स्थायित्व न्यूनतम होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम 2+ आयनों की तुलना में छोटे आकार के निकल 2+ आयनों के बने हुए कॉम्प्लेक्स अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है वो है सेकंड फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो धातुओं की एक्सेप्टर प्रॉपर्टी बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल आयन या उसका एटम का आयनिक साइज तथा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस के दो भाग होते हैं, जिसमें जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है और ये ग्राही गुण ही निर्भर करते हैं धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था, उनका आयनिक आकार और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। किसी एक विशेषता की प्रमुखता के कारण धातुओं का एक समूह कुछ लिगेंड्स के साथ अतिस्थायी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, जबकि दूसरा समूह उन्हीं लिगेंड्स के साथ अस्थायी संकुल बना सकता है यदि धातुओं में उन विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। तो अब धन विद्युतीय धातुओं के लिए मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व परमाणु संख्या बढ़ने पर घटता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो फ्लोराइड आयनों के साथ बने बेरिलियम 2+ कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होते हैं, जबकि फ्लोराइड आयन के साथ बने हुए ही मैग्नीशियम आयन के कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होते हैं। अगर उत्कृष्ट धातुओं, जिन्हें मृदु अम्ल भी कहा जाता है, के लिए मेटल कॉम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी परमाणु संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है। अगर कंपेयर करें हम निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम में, तो प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स सबसे अधिक स्थायी होते हैं। अब आवर्त सारणी में धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्ग ए, बी और सी। वर्ग में ए में वे धातु जिनकी लिगेंड्स के प्रति बंधुता उनकी क्षारकता के समानुपाती है। क्षारकता यानी उनका दाता गुण, डोनर प्रॉपर्टी जो है उनकी उनके समानुपाती है। तो प्रबल इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ वो स्थायी बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे धातुओं को वर्ग ए में रखा गया है। वर्ग बी में वे धातु जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता बहुत कम होती है तथा डी कक्षक लगभग पूर्णतः भरे होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उनमें बहुत कम कक्षक उपलब्ध होते हैं, क्योंकि सभी डी कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं। तो इस प्रकार की धातुएं ट्रांजिशन चेन्स के अंत में आती हैं, तो इनको वर्ग बी में रखा गया है। वर्ग सी में ए और बी के अतिरिक्त की जो सभी धातुएं हैं वो वर्ग सी में रखी गई हैं। ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं
वर्ग ए श्रेणी की कुछ धातुओं के गुण भी ये प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल, आयन और एटम। किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगैंड बंध की दृढ़ता मेटल से लिगैंड की ओर या लिगैंड से मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की सीमा पर निर्भर करता है। यदि किसी आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-1s2p6 विन्यास अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास हो तो अधिक स्थायी होने के कारण उनकी ध्रुवण शक्ति कम होती है। परिणाम स्वरूप वे लिगैंड्स को पर्याप्त ध्रुवित नहीं कर पाते, अतः इनके कॉम्प्लेक्स कम स्थायी होते हैं। वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार उच्च समन्वय संख्या के संकुल तभी बन सकते हैं यदि अधिक संख्या में धातु के रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो सके। आवर्त सारणी की क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं तथा थर्ड बी वर्ग की भारी धातुएं उच्च समन्वय संख्या के स्थायी संकुल बना सकते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर बढ़ने पर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है, जिसके कारण रिक्त डी कक्षक पहले जितनी संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते, अतः उच्च समन्वय संख्या वाले कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व घटने लगता है। अब अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही विशेष रूप से धातुओं की बात करें तो D0, D1 तथा D2 विन्यास वाले आयन उच्च समन्वय संख्या वाले स्थायी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। D4, D5, D6 वाले स्थायी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो बनाते हैं, परंतु इनमें रिक्त डी कक्षकों की उपलब्धता अधिक नहीं होने के कारण इनमें उच्च समन्वय संख्या नहीं होती। D7, D8 व D9 वाले आयन अधिकतम एक डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जबकि D10 वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स। अब किसी केंद्रीय धातु परमाणु आयन की विद्युत ऋणात्मकता भी स्थायित्व को प्रभावित करती है कि किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय धातु आयन या परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना अधिक होगा, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी तथा बने हुए मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट फैक्टर है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। मेटल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में डी कक्षकों का विपाटन होता है तो कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स के लिए इस एनर्जी का मान जितना अधिक होगा, उतना ही वह मेटल कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उनके आयनिक आकार में कमी आती है, अतः संकुलों के स्थायित्व में भी लगातार वृद्धि होनी चाहिए। परंतु अगर प्रथम संक्रमण श्रेणी के एक्वा कॉम्प्लेक्सेस के लिए डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तथा लोग बीटा अर्थात स्टेबिलिटी के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा के स्थान पर एक डबल हम्प्ड संरचना प्राप्त होती है, जिसमें D0, D5 तथा D10 विन्यास वाले कॉम्प्लेक्स सरल रेखा से स्पर्श करते हैं। अब इस शीट पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें लोग बीटा तथा
D0 से लेके D10 तक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एक्वा कॉम्प्लेक्सेस के लिए डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और लोग बीटा के मध्य ग्राफ खींचा गया है। यद्यपि वाटर एक दुर्बल लिगैंड है तथा उच्च चक्रण वाले कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उच्च चक्रण में D0, D5 और D10 विन्यासों के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी का मान 0 होता है। अतः इन विन्यासों पर ग्राफ का डबल हम्प्ड सरल रेखा को स्पर्श करता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। डॉटेड लाइन सरल रेखा और जिस पर D0, D5 और D10 इस पर स्पर्श कर रहा है। डी कक्षकों की इलेक्ट्रॉन वृद्धि के साथ क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी के मान पहले बढ़ते हैं, फिर घटकर 0 पर आ जाते हैं, पुनः फिर बढ़ते हैं और फिर घटकर 0 पर आ जाते हैं। D3 और D8 के लिए इसका मान उच्च होता है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी का मान जितना अधिक होगा उतना ही वह मेटल कॉम्प्लेक्स अधिक स्थायी होगा। तो D3 और D8 के बने हुए एक्वा कॉम्प्लेक्सेस का स्थायित्व प्रथम संक्रमण श्रेणी में सबसे अधिक